हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज हम सिकल सेल एनीमिया पढ़ने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और एग्जाम्स में इससे संबंधित प्रश्न एक निश्चित तौर पर जरूर आता है। और ये 6 बिंदु मैंने इससे संबंधित लिखे हैं। इन 6 बिंदुओं से बाहर कभी कोई प्रश्न नहीं आया है और इन्हीं को हम डिटेल से समझेंगे इस रोग से संबंधित। ये 6 बिंदु हैं, 6 के 6 बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी हर एक एग्ज़ाम, चाहे वो 12th क्लास के एग्ज़ाम हो या नीट के एग्ज़ाम्स हो या कोई सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या बायोलॉजी रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हो, इसमें से कोई क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। आपको इसे ढंग से समझना है। देखो, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया नाम इसका क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें जो सेल होती है, आरबीसी जो होती है, उसका आकार सिकल शेप का हो जाता है। हंसिया के आकार का हो जाता है, सिकल जैसा हो जाता है। और एनीमिया वर्ड इसके साथ क्यों लगा? क्योंकि एनीमिया वर्ड हम तब लगाते हैं जब शरीर में खून की कमी होती है। तो आरबीसी जब सिकल सेल हो जाती है, सिकल जैसे आकार की हो जाती है, तो आपकी जो आरबीसी है वो बेकार हो जाती है, व्यर्थ हो जाती है। ऐसे में आपके शरीर में एक तरह से खून की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है, ऑक्सीजन परिवहन क्षमता जो है वो कम हो जाएगी, जो एक प्रकार का एनीमिया होगा। देखो समझो, सिकल सेल एनीमिया जो है उसकी सबसे पहले जो नोटिस करने वाले व्यक्ति जो थे वो थे हैरिक नाम के व्यक्ति। हैरिक नाम के जो डॉक्टर थे, उन्होंने 1904 में पहली बार सिकल सेल एनीमिया को नोट किया और उसको डिस्क्राइब किया। तो हैरिक नाम के व्यक्ति 1904 जो साइंटिस्ट थे वो थे हैरिक, जिन्होंने 1904 में सिकल सेल एनीमिया के बारे में बताया। सिकल सेल एनीमिया जो है वो एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज है। ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज, ऑटोसोमल मतलब अलिंग गुणसूत्र, ऑटोसोम मतलब होता है अलिंग गुणसूत्र, ऐसे गुणसूत्र जो लिंग निर्धारण में काम नहीं आते। यानी कि हम में जो वास्तव में टोटल जो 46 है, उन 46 में से 44 गुणसूत्र जो होते हैं वो अलिंग गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। और 2 होते हैं एक्स और वाई, ये लिंग गुणसूत्र होते हैं जो लिंग निर्धारण का काम करते हैं। तो ये जो 44 गुणसूत्र है, इन्हीं गुणसूत्रों से संबंधित ये रोग है। ऑटोसोमल इसलिए कहते हैं, यदि कोई रोग, कोई आनुवांशिक रोग जो एलिंग गुणसूत्रों की वजह से आगे जा रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, तब उसे एलिंग यानी कि ऑटोसोमल डिजीज कहते हैं। दूसरा रेसेसिव यानी होता है अप्रभावी, रेसेसिव यानी होता है अप्रभावी, यानी कि ये जो कैरेक्टर है वो कैसा है? अप्रभावी है, रेसेसिव है। ये अपने आप को कब प्रकट करेगा? जब केवल और केवल होमोजाइगस कंडीशन हो। कौन सी कंडीशन में? होमोजाइगस कंडीशन में। होमोजाइगस कंडीशन में ही ये अपने आप को प्रकट करेगा। जब समयुग्मजी अवस्था, इसे हम हिंदी में कहें तो समयुग्मजी अवस्था में ही अपने आप को प्रकट करेगा। जैसे आपने वो पौधे की लंबाई वाला बोनापन अपने आप को कब प्रकट करता है? केवल इस स्थिति में। इस स्थिति में भी पौधा लंबा होता है और इस स्थिति में भी पौधा लंबा होता है। तो अप्रभावी लक्षण केवल अपने आप को तब प्रकट करता है जब वो समयुग्मजी होमोजाइगस कंडीशन में हो, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टर है, ये जो रोग है, ये तब अपने आप को प्रकट करता है जब वो अप्रभावी अवस्था में हो। तो ये जो रोग है सिकल सेल एनीमिया, ये ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज है। ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज एलिंग गुणसूत्रों पर जुड़ी हुई है और अप्रभावी प्रकार की। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि एलिंग गुणसूत्र से संबंधित है, तो एलिंग गुणसूत्र टोटल 22 जोड़ी है, उनमें से कौन से गुणसूत्र? तो आपको याद रखना है वो 11वें नंबर के गुणसूत्र से संबंधित है। कौन सा गुणसूत्र है? 11वां नंबर का जो क्रोमोसोम है उससे संबंधित ये रोग है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो 2 बात हमने देखी कि हैरिक ने इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया। ये एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज है, एक एलिंग गुणसूत्र संबंधी अप्रभावी रोग है और गुणसूत्र संख्या 11 पर जो इससे संबंधित जीन है उससे ये रोग होता है, ये समझे, ठीक है। जो गुणसूत्र संख्या 11 जो है, ये मान लो मैं एक गुणसूत्र बना रहा हूँ अभी। ये गुणसूत्र नंबर, क्रोमोसोम नंबर है 11।
इस पर एक जीन पाया जाता है, क्रोमोसोम 11 जो है उस पर एक जीन पाया जाता है जिसे हम साधारणतः HBB कहते हैं। क्या कहते हैं? HBB, जो हीमोग्लोबिन, सामान्य हीमोग्लोबिन जो है उसकी बीटा चेन बनाने का ये काम करता है। हीमोग्लोबिन की बीटा चेन जो होती है वो बनाने का कार्य करता है। काम क्या है इसका? ये बीटा चेन बनाता है, किसकी? हीमोग्लोबिन की। ठीक है, तो ये इस गुणसूत्र की वजह से, इस गुणसूत्र में कुछ बदलाव आने की वजह से ये रोग होता है। अब प्रश्न ये आता है कि ये बदलाव कौन सा बदलाव है, कैसा बदलाव? ठीक है, तो गुणसूत्र संख्या जो 11 है, उस 11वें गुणसूत्र में अगर पॉइंट म्यूटेशन होता है, बिंदु उत्परिवर्तन, पॉइंट म्यूटेशन अगर होता है, बिंदु उत्परिवर्तन अगर होता है, बिंदु उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? जब केवल एक न्यूक्लियोटाइड, डीएनए जब रेप्लिकेट हो रहा है या डीएनए से जब आरएनए बन रहा है, तो उस समय केवल एक न्यूक्लियोटाइड में अगर बदलाव आ जाए, अगर एक न्यूक्लियोटाइड में बदलाव आ जाए तब उसे पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। पॉइंट यानी बिंदु, बिंदु ही तो हुआ, केवल एक न्यूक्लियोटाइड में बदलाव हो रहा है तो उसे कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। क्या? पॉइंट म्यूटेशन। तो ये पॉइंट म्यूटेशन की वजह से बिंदु उत्परिवर्तन के कारण ये रोग होता है। ठीक है, अब कैसे क्या होता है वो समझे, ये बहुत महत्वपूर्ण है समझने की दृष्टि से। देखो अभी क्या समझा हमने कि गुणसूत्र संख्या 11 पर जो हीमोग्लोबिन की बीटा चेन बनाने वाला जो जीन है वो इसमें कुछ बदलाव आता है, और बदलाव कैसा है? पॉइंट म्यूटेशन होता है, बिंदु उत्परिवर्तन होता है। ठीक है, देखो पहले आप हीमोग्लोबिन समझो। हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें एक तो हीम ग्रुप होता है, हीम ग्रुप, और उस हीम ग्रुप के साथ दो बीटा चेन होती है। वास्तव में ये क्रॉस रूप में होती है, दो बीटा चेन होती है इस तरह, और दो ही इसके साथ जुड़ी होती है अल्फा चेन। क्या होती है? अल्फा चेन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन की ये जो बीटा चेन है, इस बीटा चेन में जो एमिनो एसिड्स होते हैं, बीटा चेन में जो एमिनो एसिड्स की संख्या होती है 146 एमिनो एसिड्स। ये जो बीटा चेन होती है वो वास्तव में ऐसे जैसे माला में मोती होते हैं, ऐसे कई सारे मोती, और उनकी संख्या है पूरे 146। यानी कि ये मान लो पहला एमिनो एसिड्स है, एमिनो एसिड 1 से लेकर ऐसे एमिनो एसिड 146 तक ऐसे बनेगा, इसमें कई सारे एमिनो एसिड्स हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि ये जो जीन है हीमोग्लोबिन का निर्माण करने वाला, ये जो जीन था, इस जीन में हो जाता है बदलाव। क्या हो जाता है? बदलाव। और यहाँ ये जब GAG होता है, 6th पोजीशन वाला जो जीन है, वहाँ क्या होता है कि ये GAG जो नॉर्मली ग्लूटामिक अम्ल, ग्लूटामिक एसिड का जो निर्माण करने वाला है, ग्लूटामिक अम्ल का निर्माण करने वाला होता है, इसमें बदलाव हो जाता है इस वाली जगह पर, ये हो जाता है GUG, और इस बदलाव की वजह से ये ग्लूटामिक एसिड की बजाय वैलीन का निर्माण कर देता है। किसका निर्माण कर देता है? वैलीन का निर्माण। तो केवल एक न्यूक्लियोटाइड में हुआ बदलाव, A था उसकी जगह U आ गया, A की जगह U आ गया, पॉइंट म्यूटेशन हुआ। क्या हो गया? पॉइंट म्यूटेशन हो गया। ठीक है, तो उसकी वजह से जो एमिनो एसिड बनना था, बनना क्या था? ग्लूटामिक एसिड बनना था, और उसकी बजाय बन गया, उसकी बजाय क्या बन गया? वैलीन बन गया। एमिनो एसिड कौन सा बन गया? वैलीन बन गया। कौन सा बन गया? वैलीन। और इस तरह के जो म्यूटेशन होते हैं उसे मिससेंस म्यूटेशन कहते हैं। मिस यानी कि वो गलत कर गया, सेंस यानी कि पहचान, उसकी जो संवेदना थी वो गलत हो गई, मिससेंस। बनाना उसको ग्लूटामिक एसिड था, अब बन गया वैलीन। तो इस तरह का जो म्यूटेशन होता है वो मिससेंस म्यूटेशन कहलाता है। तो एक और बिंदु, यहाँ इन तीनों बिंदुओं को ढंग से समझना है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो सिकल सेल एनीमिया है वो गुणसूत्र संख्या 11 पर पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होता है, और पॉइंट म्यूटेशन भी किस प्रकार का हुआ? मिससेंस प्रकार का। जिस कोडोन से जो एमिनो अम्ल बनना था, ये कोडोन था, इससे बनना था ग्लूटामिक एसिड, उसकी बजाय इस कोडोन से कोई और ही बन गया, उसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ, कोडोन चेंज हुआ, कोडोन चेंज हुआ तो उससे दूसरा ही एमिनो एसिड बन गया। ठीक है, तो मिससेंस म्यूटेशन उसे कहते हैं जब कोई कोडोन
कोई एक एमिनो एसिड बना रहा था, लेकिन उस कोडोन में कुछ बदलाव आ गया, पॉइंट म्यूटेशन होने से वो कोई दूसरा एमिनो एसिड बनाने लग जाए, इस प्रकार के जो म्यूटेशन है उसे मिससेंस म्यूटेशन कहते हैं। मिससेंस हो गया, और मिससेंस का अच्छा उदाहरण है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया। तो यहाँ बात समझ में आ गई होगी आपको कि कैसे क्रोमोसोम जो नंबर 11 है उसमें पॉइंट म्यूटेशन हुआ, और पॉइंट म्यूटेशन भी किस प्रकार का, मिससेंस प्रकार का हुआ, जिससे एमिनो एसिड ही चेंज हो गया। ठीक है, तो आपको जो एग्जाम्स में अधिकतर पूछा जाता है वो ये लाइन होती है, जो बहुत बार एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछी जाती है। तो ये पॉइंट म्यूटेशन की वजह से हुआ क्या, ये जो 146 एमिनो एसिड्स की जो चेन थी, जिसे बीटा चेन कह रहे हैं, उस पर छठी पोजीशन में, यानी कि यहाँ पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, जो छठी पोजीशन है, इस छठी पोजीशन में वास्तव में होना था ग्लूटामिक एसिड। होना क्या था, ग्लूटामिक एसिड, और उसकी जगह क्या हो गया, वैलीन हो गया। क्या हो गया, वैलीन हो गया। इस वजह से यहाँ जो बीटा चेन है वो वास्तव में थोड़ी सी परिवर्तित होगी, थोड़ी सी बदल गई है। ठीक है, तो हुआ क्या, सिकल सेल एनीमिया में सबसे महत्वपूर्ण लाइन, सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन की बीटा चेन जो है, उस बीटा चेन के छठे स्थान पर जो ग्लूटामिक एसिड था उसके स्थान पर क्या आ गया, वैलीन नाम का एमिनो एसिड आ गया, और इस वजह से इसकी स्ट्रक्चर में थोड़ा बदलाव आ गया। हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर में बदलाव आ गया, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन अगर उसे कम मिलती है तो ऐसी स्थिति में हीमोग्लोबिन बहुत सारे इस तरह, ये हीमोग्लोबिन 1, 2, हीमोग्लोबिन का जो हो जाता है वो होता है पॉलीमराइजेशन। ये हीमोग्लोबिन के मैं मॉलिक्यूल्स बना रहा हूँ। इस तरह हीमोग्लोबिन जो है एक लंबी, हीमोग्लोबिन ही आपस में जुड़कर एक लंबी चेन बना लेते हैं हीमोग्लोबिन, और जब चेन बन जाती है तो हम उसे कहते हैं पॉलीमराइजेशन। हीमोग्लोबिन का ही बहुलीकरण हो जाता है, पॉलीमराइजेशन हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन का ही पॉलीमराइजेशन हो गया है, हीमोग्लोबिन सारे आपस में जुड़ गए, और इस वजह से क्या हुआ, नॉर्मली जो आरबीसी का आकार होता है वो बाइकॉनकेव होता है। इस तरीके से कैसा होता है, बाइकॉनकेव होता है, इस तरीके से बीच में थोड़ा ऐसा। तो इस तरह बाइकॉनकेव होती है आरबीसी। आरबीसी का आकार द्विअवतलाकार या बाइकॉनकेव होता है, लेकिन इस बीमारी की वजह से, इसका आकार हंसिया के आकार का कुछ इस तरीके का हो जाता है, आधे चांद जैसा, थोड़ा सा चांद जैसा। ठीक है, हंसिया आकार। हंसिया क्या होती है, जो खेतों में काम में ले जाने वाले एक आरी जैसी जो होती है ना, वो हंसिया कहलाती है। यहाँ इसमें दांते पाए जाते हैं और इसकी सहायता से पौधों को काटे जाते हैं, तो हंसिया जैसी इस आकार हो जाता है। ठीक है, था इसका आकार बाइकॉनकेव, लेकिन हो गया कैसा, हंसिया या सिक्कल लाइक हो गया, हंसिया या सिक्कल जैसा आरबीसी का आकार हो जाता है। और इस आकार की वजह से अब क्या हुआ, इस वजह से ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी थी वो कम हो गई ले जाने की। हीमोग्लोबिन या पूरे ब्लड की जो ऑक्सीजन की जो ले जाने की जो कैपेसिटी थी वो कम हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था सिकल सेल एनीमिया। क्या क्या हमने देखा कि सिकल सेल एनीमिया, हेरेक नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसे सबसे पहले डिस्क्राइब किया। ये एक प्रकार का ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, मतलब एलिंग गुणसूत्रों पर जुड़ी हुई अप्रभावी रोग है। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, इससे संबंधित अभी आपको मैं क्वेश्चन और करके दिखाऊंगा, इससे अगर कोई पेडिग्री से संबंधित कोई क्वेश्चन आते हैं तो। ठीक है, इससे क्या हुआ, हीमोग्लोबिन जो वास्तव में सही प्रकार का था, एक सही जो जिसे कहते हैं हीमोग्लोबिन ए एकदम सामान्य, वो बदलकर HbS, ठीक है, सिकल प्रकार का हीमोग्लोबिन हो जाता है। ये जो ऑटोसोम है तो कौन सा गुणसूत्र, गुणसूत्र संख्या 11 पर पॉइंट म्यूटेशन होता है, और वो भी किस प्रकार का, मिससेंस प्रकार का म्यूटेशन हो जाता है। और उसकी वजह से क्या हुआ, हीमोग्लोबिन की बीटा चेन जो है उस पे छठी पोजीशन पे जहाँ ग्लूटामिक एसिड था वहाँ कौन आ गया, वैलीन नाम का एमिनो एसिड आ गया, और उस वजह से आरबीसी का शेप बदल गया। और आरबीसी का शेप जो बाइकॉनकेव था
वो सिक्कल लाइक हंसियाकार हो जाता है। और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या कम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जब ऑक्सीजन कम हो तो हीमोग्लोबिन के अणु आपस में जुड़कर एक लंबी चेन बना लेते हैं, पॉलीमराइजेशन हो जाता है, हीमोग्लोबिन बेकार हो जाता है, अनुपयोगी हो जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये सिकल सेल एनीमिया। अब अगर मान लो इस तरीके के प्रश्न आते हैं कि एक वाहक माता का अगर सामान्य पुरुष से विवाह होता है तो उसकी जो संतति है वो किस प्रकार की होगी। ज़्यादातर इस तरह के प्रश्न भी इससे संबंधित आते हैं। तो ये करने के लिए आपको सबसे पहले इसकी जो स्थिति है, इसके जो जीनोटाइप है वो समझना होगा। देखो, जब हम इस तरह अगर मान लो इस तरह डिनोट करते हैं तो वो ये सामान्य स्थिति को दर्शाता है, ये सामान्य हीमोग्लोबिन को दर्शाता है ए। तो अगर दोनों जीन इस तरीके से हैं तो वो सामान्य होगा। कैसा होगा? सामान्य व्यक्ति होगा, सामान्य। ठीक है। दूसरी बात, अगर मान लो इस तरह की जीनोटाइप हो HbA HbS, यहां एक जीन मौजूद है, किसका? सिकल सेल वाला। ठीक है, यहाँ थोड़ा पॉइंट म्यूटेशन हुआ है, लेकिन चूंकि हमने क्या देखा कि ये एक अप्रभावी जीन है। कैसा है? अप्रभावी है। ये अपने आप को तब प्रकट करेगा जब दोनों एक ही प्रकार के हो। हेटेरोजाइगस में अपने आप को प्रकट नहीं करता, तो ये अपने आप को प्रकट नहीं करेगा बल्कि वाहक की तरह कार्य करेगा। कुछ आरबीसी जिसकी हंसियाकार हो सकती है। तीसरा, अगर मान लो इसमें इस तरह की स्थिति हो तो दोनों जीन अभी मौजूद है सिकल सेल वाले। ठीक है, ये होमोजाइगस कंडीशन में है तो अप्रभावी है, और होमोजाइगस कंडीशन मिल गई तो ये अपने आप को प्रकट करेगा, तो इसको सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा। और ये अधिकतर लंबी उम्र तक जीवित नहीं रहते, ये अपने प्रारंभिक अवस्था में ही जो है वो मर जाते हैं। यानी कि लगभग जवान होने से प्यूबर्टी एज आने तक लगभग ये मर चुके होते हैं, मर जाते हैं। तो सामान्य मान लो, अब प्रश्न ये आता है कि एक सामान्य पुरुष है, सामान्य पुरुष, और इसका विवाह होता है एक वाहक स्त्री से। एक वाहक स्त्री से अगर इसका विवाह होता है, ठीक है, तो हम इसे कैसे दर्शाएंगे? सामान्य है तो HbA HbA, और वाहक स्त्री है तो HbA HbS। ठीक है, अगर इनका विवाह होता है तो इनकी संतानें कैसी होगी वो करने के लिए आप इसके पहले युग्मक बनाए। इसमें तो हर युग्मक एक ही प्रकार के होंगे, इसमें युग्मक जो है वो दो प्रकार के होंगे, ऐसे और ऐसे। अब आप इसे हर संभव जो है क्रॉस करवा दें। ये देखो, ये एक संभावना है और एक ये संभावना है। ठीक है, तो इससे जो बनेगा वो कुछ इस प्रकार का जीन बनेगा जो कैसा है? सामान्य है। यहाँ देखो, जो ऐसा होगा तो वो कैसा होगा? सामान्य होगा। अब आप इसे देखें, HbA और इधर है HbS, तो ये कैसा होगा? वाहक होगा। इसमें सिकल सेल एनीमिया के कुछ गुण मौजूद होंगे HbS मौजूद होने के कारण। ठीक है, तो ये वाहक की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरह आप यानी कि ये कह सकते हैं 50% इसमें जो संतानें हैं वो सामान्य होगी, 50% इसमें कैसी होगी? वाहक की तरह कार्य करेगी। 50% वाहक की तरह कार्य करेगी अगर ऐसी स्थिति में विवाह होते हैं तो इस तरह आप इस तरह के क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो। इसमें आपको ध्यान ये रखनी है कि ये जो रोग होता है वो ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज़ है। कैसा है? ऑटोसोमल है, यानी कि 1 से लेकर 22 तक जो गुणसूत्रों का जोड़ा है उससे संबंधित है, और रेसेसिव है, अप्रभावी है, यानी कि ये अपने आप को तब प्रकट करेगा जब ये समयुग्मजीय अवस्था में हो। किसमें हो? समयुग्मजीय अवस्था में हो। ध्यान आपको ये भी देना है, चूंकि ये एक ऑटोसोमल है, एलिंग गुणसूत्रों से संबंधित है,
तो ये नहीं देखेगा कि ये नर में हो रहा है या मादा में हो रहा है। जो लिंग गुणसूत्र से संबंधित रोग है उसमें हम देखते हैं कि कुछ डिजीज लिंग गुणसूत्र वाली जो एक्स से रिलेटेड है तो वो ज़्यादातर जो है पुरुषों को होती है, महिलाओं को कम होती है। महिलाएं ज़्यादातर वाहक की तरह कार्य करती है, तो वहाँ महिला और पुरुष में होगा या नहीं होगा ये बात करेंगे। लेकिन अगर ऑटोसोमल डिजीज़ है तो वहाँ हम कभी भी ये बात नहीं करते कि ये महिलाओं में होगा या पुरुष में होगा, क्योंकि ऑटोसोमल है, दोनों में बराबर होते हैं, तो महिलाओं में भी उतने ही चांस है होने के जितने पुरुषों में चांस होते हैं। तो ये बात हम यहाँ नहीं करते हैं जब रोग कैसा हो, ऑटोसोमल है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने सिकल सेल एनीमिया पढ़ा, बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप ढंग से पढ़िएगा और इसी तरह जुड़े रहें biology.com के साथ और अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें। धन्यवाद।